Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine. Today our topic is physical quantities and measurement techniques. It is one of the easiest chapter of O-level physics. So let's get started with this chapter. Uh, in the beginning of this chapter, we have to learn some instruments which are used to measure quantities like length or time, etc. So our first instrument is measuring tapes और सिंपली यू कैन कॉल देम टेप्स। ठीक है, तो बेटा टेप्स जो है ना, मेजरिंग टेप कह लो या फिर आप सिंपल टेप कह लो, जैसा कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि सिंपल टेप्स ही लिखा हुआ है। देखो ज़रा, आपके सिलेबस में सिंपली टेप्स लिखा हुआ है, तो आप इसको टेप्स ही कह लो या मेजरिंग टेप कह लो, इट्स अप टू यू। तो बेटा इट इज़ यूजुअली 1 to 5 meters लॉन्ग। इट्स एक्यूरेसी इज 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। बेटा ये जो एक्यूरेसी है ना, ये आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। इट इज़ यूज टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, इट कैन आल्सो मेजर डिस्टेंस एंड सर्कमफेरेंस ऑफ कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स। अब बेटा मैंने यहाँ पे मेंशन इसलिए किया है कि सर्कमफेरेंस ऑफ कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि देखो ये जो मीटर रूल, सॉरी मीटर रूल कह रहा हूँ, ये मेजरिंग टेप जो होती है ना, इसको आप बेंड कर सकते हो। देखो ना, ये इस तरह बेंड हुई हुई यहाँ पे, तो इसको आप बेंड कर सकते हो। इसी तरह कर्व ऑब्जेक्ट्स के लिए ना ये बहुत सूटेबल होती है कि आप एक कर्व ऑब्जेक्ट लो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक सर्कल है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब आप मीटर रूल लो और इसको ना इसके साथ साथ लगाना शुरू कर दो, जो कि पास आने लग भी जाएगा, और इस तरह फिर आप ना इसका सर्कमफेरेंस जो है इस ऑब्जेक्ट का मेजर कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज द पैरेलक्स एरर एंड जीरो एरर मस्ट बी अवॉइडेड टू गेट एन एक्यूरेट रिजल्ट। अच्छा बेटा, ये पैरेलक्स एरर होता क्या है? पैरेलक्स एरर होता ये है कि व्हेन यू प्लेस योर आई इन द पोजीशन अदर देन द परपेंडिकुलर वन। ठीक है, अब देखो ये जो पोजीशन है ये बिल्कुल गलत है, ये जो पोजीशन है ये भी बिल्कुल गलत है। वो इसलिए कि ये जो आई और स्केल के दरमियान जो एंगल बन रहा है ना, वो 90 डिग्री नहीं है, ये एक्यूट एंगल बन रहा है, और इधर भी एक्यूट एंगल बन रहा है। हाउएवर दिस पोजीशन इज द एक्यूरेट वन। वो इसलिए क्योंकि इस पोजीशन के दरमियान और जो हमारा रूलर है या फिर आप कह लो मेजरिंग टेप है, तो वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसलिए जो पोजीशन है ये बहुत एक्यूरेट और सूटेबल है। ठीक है, ये हो गया पैरेलक्स एरर। अब बात करते हैं जीरो एरर की। जीरो एरर होता ये है बेटा कि देखो ये जो नंबर वन पोजीशन है ना, ये बिल्कुल गलत है। वो इसलिए देखो, फॉर एग्जांपल अगर हमने ये जो लेंथ है ये मेजर करनी है ए टू बी, बट जो आपका रूलर है वो भला कैसे प्लेस हुआ हुआ है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो 1 पॉइंट समथिंग है और एंडिंग पॉइंट 4 है। अगर आप इसको जीरो पे नहीं प्लेस करते, यानी अगर आप जिस तरह पोजीशन टू को देख लो, पोजीशन टू में ये बिल्कुल ठीक पोजीशन है। वो इसलिए क्योंकि ये जीरो पोजीशन है, जीरो पॉइंट है, जीरो पॉइंट, और ये बिल्कुल ए के साथ साथ है, तो आपका जो एक्यूरेट रिजल्ट है ना वो ये है 2 पॉइंट समथिंग। हाउएवर अगर आप इस स्केल की रीडिंग को लोगे कि हमारा आंसर 4 है, तो वो बिल्कुल गलत है। मगर अगर आप 4 में से ये जो डिस्टेंस है अगर आप इसको माइनस कर दो, तो आपका आंसर फिर एक्यूरेट आएगा। ठीक है, अगला इंस्ट्रूमेंट जो आता है हमारे पास वो होता है रूलर्स। आपके सिलेबस में रूलर लिखा हुआ है, आप इसको मीटर रूल भी कह सकते हो, इट्स अप टू यू। तो ये इसकी अपीयरेंस होती है, इस तरह ये दिखता है। इट इज़ यूजुअली 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर लॉन्ग।
इट्स एक्यूरेसी इज 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। अगेन अगेन बेटा, ये जो एक्यूरेसी है ना, इसको याद रखना है आपने, ठीक है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ रहा है कि इट इज़ यूज टू मेजर स्ट्रेट एंड शॉर्ट डिस्टेंसेस। देखो बेटा, इसकी जो लेंथ है 1 मीटर है सिर्फ, जो कि बहुत शॉर्ट है, इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए आप सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हो। इसी तरह बेटा, ये जो मटेरियल होता है ना, ये वुड का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। तो आप इसको ना बेंड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज टू मेजर स्ट्रेट डिस्टेंसेस, ठीक है बेटा। और आगे अगेन वही बात आ रही है, रिपीट हो रही है कि द पैरेलक्स एंड जीरो एरर मस्ट बी अवॉइडेड टू गेट एन एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है बेटा। अब अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, टेप्स भी हमने पढ़ लिया, रूलर भी पढ़ लिया हमने, अब रह गया है माइक्रोमीटर्स। सिलेबस में लिखा हुआ है माइक्रोमीटर्स, हाउएवर आप इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कह सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये दिखता है, इस तरह का दिखता है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, इस तरह करके, ठीक है। और इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एनविल, स्पिंडल, स्लीव, थिम्बल, रैचेट, फेम फ्रेम सॉरी। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि बेटा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना कंपोनेंट, वो होता है रैचेट। आप इसको घुमाते हो और आप इसके ज़रिए जो है ना वो मेजरमेंट लेते हो, ठीक है। तो हम करते ये हैं कि जब हम पहले पहले जो है ना, हम इसको खोलते हैं, ये जो खुला होता है पूरा, ये पूरा खुला होता है। हम यहाँ पे ना फिर एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं, मैं आपके सामने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देता हूँ। ये हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया जिसकी हमने वो मेजर करना है, हमने इसका हमने सर्कमफेरेंस मेजर करना है, ठीक है। ये हमने प्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब हम रेचेट को घुमाएंगे और बंद करेंगे। अब वो जैसे ही बंद हो जाएगा ना बेटा, तो फिर हम लोग अपना काम शुरू करेंगे, कैलकुलेशन वाला। कैलकुलेशन वाला काम ये है, और मैंने लिखे हुए भी हैं स्टेप्स यहाँ पे, देखो। रीड द मेन स्केल बाय नोटिंग द लास्ट डिवीजन सीन ऑन द स्लीव, इन दिस केस इट इज 5.5 मिलीमीटर। स्लीव बेटा ये होता है, ठीक है। अब जो मैंने लिखा हुआ है पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक मैंने पॉइंट लिखा हुआ है इसके ऊपर, नोटिंग द लास्ट डिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप इसको समझो मजीद। लास्ट पॉइंट सीन का मतलब ये है कि ये देखो, हमें ये नजर आ रहा है आखिरी पॉइंट, 0 1 2 3 4 5। अब ये 6 नहीं है बेटा, ये 5.5 है, ठीक है। 5.5, जिस तरह ये जिस तरह ये 0.5 है, ये 1.5 है, ये 2.5 है, 3.5, 4.5 और ये 5.5 है, ठीक है। आपने इसको 5.5 पढ़ना है। आपने ये नहीं कहना कि सर ये देखें थोड़ा सा हमें स्पेस नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो हम इसको 5.6 या 7 पढ़ लें, तो बेटा ऐसे नहीं करना। जो आपको लास्ट डिवीजन नज़र आ रही है ना, आपने सिर्फ वहीं तक पढ़ना है, 5.5। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि read the thimble scale reading which is coinciding with the datum line, multiply that reading with the least count। तो बेटा ये जो लाइन होती है ना, इसको हम कहते हैं डेटम लाइन, ठीक है। अब कोइंसाइड का मतलब ये है कि जिस जगह ये लाइन यहाँ पे जाके मिलती है ना, आपने वो वाली रीडिंग जो है ना, इसको फॉलो करते हुए आपने वो नोट करनी है। मैं आपको फिर समझा देता हूँ एक दफ़ा। देखो बेटा, डेटम लाइन जो है ना, यहाँ जाके मैच कर रही है, ठीक है। ये 10 है, ये 11 है और ये 12 है। हमने ना 12 को नोट कर लेना है। अब ये है 12 मिलीमीटर, नोट कर लिया, थिम्बल स्केल की रीडिंग आ गई हमारे पास। अब हमने करना ये है कि थिम्बल स्केल रीडिंग को हमने इस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01, 0.01 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कर देना है
और आप देख सकते हो कि हमने जब मल्टीप्लाई किया 12 को 0.01 से, हमारा आंसर आया 0.12 मिलीमीटर। अब इसको आप कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 0.012 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब आपके पास एक रीडिंग ये आ गई है 0.012 सेंटीमीटर्स, और दूसरी रीडिंग आपके पास आ गई है 0.55 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको 5.5 मिलीमीटर ले लो। अब फाइनल आंसर के लिए ना आपने इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। ये देखो, ये मैंने लिखा हुआ स्टेप आखिरी। Add both of the solutions with each other to get the final measurement, that is 0.55 plus 0.012। आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0.562 सेंटीमीटर, विच इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है बच्चों, अब बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने नोट करना है कि जब आप इन दोनों रीडिंग्स को आपस में प्लस करोगे ना, 0.012 को और 0.55 को, आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि दोनों रीडिंग्स का जो यूनिट है ना वो सेम हो। जिस तरह यहाँ पे 0.55 सेंटीमीटर है, इसी तरह यहाँ पे 0.012 सेंटीमीटर ही है, और आपका आंसर भी 0.562 सेंटीमीटर ही आ रहा है। अब ये नहीं करना आपने कि 0.12 मिलीमीटर को ऐड कर दो 0.55 सेंटीमीटर में, बेटा ये आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, एक्यूरेट नहीं होगा। अब आगे इससे कुछ पॉइंट्स हैं इस टूल के। The accuracy of this instrument is 0.01 millimeter or 0.01 centimeter। ठीक है, it is used to measure diameter of ball bearing and wires। तो बेटा ये ना काफ़ी इन चीज़ों की जो होते हैं ना डायमीटर्स या थिकनेस आप कह लो, उनको मेजर करने के लिए ना काफ़ी काम आता है। तो इतने बड़े बड़े डायमीटर तो ये मेजर नहीं कर सकता, तो सिर्फ स्मॉल सर्कल्स या फॉर एग्जांपल वायर्स को आप ले लो, तो सिर्फ उनके डायमीटर्स को जो है ना ये मेजर कर सकता है। इसके बाद ये भी पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज आल्सो यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ अ पेपर और अ कॉइन। सॉरी, मैंने यहाँ पे ऑफ लिख दिया, यहाँ पे आएगा और अ कॉइन। चेक फॉर जीरो एरर बाय क्लोजिंग द स्पिंडल विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। बेटा इसका मतलब ये है कि जब आपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है ना, तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से पहले ना आपने इस ऑब्जेक्ट को हटा देना है। ऑब्जेक्ट हटा दिया, आपने रेशेट को मूव करना है, और स्पिंडल जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता ना इसके साथ जाके मिल जाएगा और ये बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके दे भी देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आप समझ लो कि देखो ये स्पिंडल जो है ना ये बंद हो गया एनिमल के साथ जाके। उसके बाद ना आपने चेक करना है कि ये जो डेटम लाइन है ये जहाँ भी मैच कर रही है वो ज़ीरो ही है ना, यहाँ पे ज़ीरो ही है ना, आपने ये चेक करना है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उसका मतलब है कि इस डिवाइस के अंदर, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है ना वो ज़ीरो एरर है। ठीक है, और आखिरी पॉइंट ये है कि इफ़ द ज़ीरो एरर इज़ प्रेजेंट देन द वैल्यू इज़ आइदर एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इससे अगला आता है हाउ टू मेजर वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम अ मेजरिंग सिलेंडर। आपने सिंपली करना ही है कि जो भी आपने लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना है, आपने उस लिक्विड को, उस अमाउंट ऑफ लिक्विड को आपने मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डालना है। ठीक है, और फिर रीडिंग को नोट करना है, बट डू अवॉइड द पैरेलैक्स एरर। अवॉइड द पैरेलैक्स एरर बाय प्लेसिंग योर आई परपेंडिकुलर टू द मेनिस्कस। अब बच्चों आप कह रहे हो कि ये सर ये मेनिस्कस क्या होता है, तो मेनिस्कस बेटा ये लेयर होती है, ये इसको कहते हैं मेनिस्कस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू मेजर वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। तो बहुत ईजी है। pour some amount of liquid in the measuring cylinder and note the initial reading। इनिशियल रीडिंग का मतलब ये है कि जैसे ही आप डालोगे लिक्विड, अमाउंट ऑफ लिक्विड डालोगे, तो आपने जो रीडिंग आ रही है आपने इसको नोट कर लेना है। नोट कर लिया, ये होगी इनिशियल रीडिंग। फिर आपने सॉलिड को ऐड करना है, ऐड द सॉलिड इनटू द मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग द लिक्विड एंड नोट द फाइनल रीडिंग। अब जब बेटा आपने ऑब्जेक्ट डाल दिया इसके अंदर, तो तब जो रीडिंग आएगी ना आपने उसको भी नोट कर लेना है, और वो होगी फाइनल रीडिंग। फिर आपने करना है सब्ट्रैक्ट द इनिशियल रीडिंग फ्रॉम द फाइनल रीडिंग टू गेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। बहुत इजी है समझना इसको। फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास जो इनिशियल रीडिंग है वो है 80 ml।
ठीक है, आपने सॉलिड को डाला इसके अंदर, आपके पास फाइनल रीडिंग आई है 140 ml। ठीक है, आपने इन दोनों को ना आपस में माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 60 ml। ठीक है बच्चों, तो 60 ml जो है ना वो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन फर्दर। अगला आता है हमारे पास हाउ टू मेजर टाइम। अब बेटा मेजर टाइम करने के लिए भी वेरियस यूनिट्स होते हैं, सच एज ईयर्स, डेज और सेकंड्स। देयर आर आल्सो डिफरेंट डिवाइसेस विद डिफरेंट एक्यूरेसी टू मेजर टाइम। हियर आर सम डिवाइसेस। नंबर वन, डिजिटल स्टॉप वॉच। इस डिजिटल स्टॉप वॉच की जो एक्यूरेसी है वो 0.01 सेकेंड्स है। इट इज़ यूज टू मेजर शॉर्ट टाइम पीरियड इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। फिर आगे आता है एनालॉग स्टॉप वॉच। एनालॉग स्टॉप वॉच बेटा उसकी अपीयरेंस ऐसी होती है। ठीक है, its accuracy is 0.1 seconds. It is also used to measure short time period in minutes and seconds. अच्छा बेटा, ये जो एक्यूरेसी है ना ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बेटा हमारे पास एक और चीज़ होती है, वो होती है पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक को समझने के लिए ना आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको कुछ टर्म्स याद होनी चाहिए। ऑसिलेशंस, ऑसिलेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेशन होता है मूवमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम ए टू ओ टू बी टू ओ एंड देन टू ए। अब बेटा बॉब क्या होता है? इसको आप बॉब कहते हो। ठीक है, लेट्स सपोज ये पोजीशन ए है, ये ओ है, ओ का मतलब मीन पोजीशन, और ये है बी। आपका जो बॉब है वो ए से ओ में जाएगा, ओ से बी में जाएगा, फिर बी से ओ में जाएगा, और फिर ओ से ए में जाएगा। तो बेटा ये जो है ना कि वन कंप्लीट ऑसिलेशन हो गई है। ठीक है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं फिर समझा देता हूँ कि इसको आप बॉब कहते हो। अब आपने बॉब को खींचा और आप पोजीशन ए तक ले आए उसको। आपने बॉब ए को रिलीज किया, बॉब ए जो है वो ओ में जाएगा, पोजीशन ओ से बी में जाएगा, रुक जाएगा बी में जाके, फिर बी से वापस ओ में जाएगा, फिर ओ से वापस ए में जाएगा, और ये आपकी कंप्लीट वन ऑसिलेशन होगी है। ठीक है बच्चों, अगला है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज अ टाइम टेकन बाय बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इट्स यूनिट इज सेकंड्स। और नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। इट्स यूनिट इज हर्ट्ज। तो बेटा इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। बेटा ये ना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इवन के ए लेवल्स में भी जाके ना आपको इस फॉर्मूला को बहुत यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे आता है हाउ टू मेजर टाइम ऑफ, हाउ टू मेजर टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम यूजिंग अ स्टॉप वॉच। बहुत इजी है। नोट द टाइम टेकन फॉर नॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस सच एज 10 और 5। इसका मतलब ये है, टाइम टेकन को मैंने डिनोट किया टी से, और नॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कि आप कितनी ऑसिलेशंस करवाते हो बॉब की, 10 करवाते हो या 15 करवाते हो या जितनी मर्जी, उसको मैंने एन से डिनोट कर दिया। यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला टू फाइंड द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी ओवर एन। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? A physical quantity is anything that can be measured and expressed in numbers and units. There are two types of physical quantity. Physical quantity is anything that can be measured and expressed in numbers and units. For example, एक फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारे पास वो है स्पीड। अब फॉर एग्जांपल मैं मोटरवे में गाड़ी चला रहा हूँ और मेरी स्पीड है 100 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो स्पीड जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है। वो फिजिकल क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इट कैन बी एक्सप्रेस इन नंबर्स
नंबर्स एंड यूनिट्स। यूनिट्स, ठीक है बच्चों, आई गेस आपको समझ आ गया होगा। फिर फिजिकल क्वांटिटी की दो टाइप्स भी होती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। A scalar quantity is a physical quantity that has only magnitude and no direction। बेटा ये बहुत ज़रूरी है। Scalar quantity has only and only magnitude, no direction। For example, distance, speed, time, mass, energy and temperature। तो बेटा ये जो एग्जांपल्स हैं ना स्केलर क्वांटिटी की, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मैथ एंड एनर्जी, तो बेटा ये ना आपको याद होनी चाहिए। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मैस, एनर्जी एंड टेम्परेचर, बेटा ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना आपको एज एन एमसीक्यू भी जो है ना ये सवाल पूछ सकता है। आपको ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बोथ मैग्नीट्यूड, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, displacement, force, weight, velocity, acceleration, momentum, electric field strength and gravitational field strength। बेटा ये भी आपको जो एग्जांपल्स है ना वो याद होनी चाहिए, आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है एग्जामिनर। फिर बेटा आगे आता है हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर। इससे कुछ तरीके होते हैं जो कि बहुत आसान है, बहुत ईजी हैं। फर्स्ट मेथड है बाय एडिशन। If two vectors are in the same direction, just add their magnitude to get the resultant। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक वेक्टर ये है, अब मैंने इसके आगे एरो हेड लगाया है, तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं एक वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एरो हेड रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, ठीक है। एक मेरे पास वेक्टर ये आ गया, ठीक है। इस वेक्टर की जो मेरे पास जो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 न्यूटन। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन। डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम इसको सिंपली ऐड कर देंगे टू गेट द रिजल्टेंट विच इज 18 न्यूटन, ठीक है बच्चों। अगला है बाय सब्ट्रैक्शन। इफ टू वेक्टर्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस जस्ट सब्ट्रैक्ट देयर मैग्नीट्यूड टू गेट द रिजल्टेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, परेशान नहीं होना। एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है राइट साइड में, इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। एक वेक्टर है जो कि लेफ्ट साइड में जा रहा है, इसकी डायरेक्शन इसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। सिंपली आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो आंसर आएगा वो रिजल्टेंट होगा, ठीक है बच्चों। इससे आगे अगला मेथड आता है ट्रायंगुलर मेथड। अच्छा बच्चों, इस मेथड के लिए ना हम लोग एक एक रूल फॉलो करते हैं, वो होता है हेड टू टेल रूल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर ये है जो कि राइट साइड में पॉइंट कर रहा है, एक वेक्टर ये है जो कि अपवर्ड्स पॉइंट कर रहा है। हेड टू टेल रूल ये कहता है कि जब आपने रिजल्टेंट निकालना हो तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, it starts from the tail of one vector and ends to the head of another vector। tail of one vector, इस वेक्टर की टेल की बात कर रहे हैं हम लोग, एंड ends to the head of another vector। ये इस वेक्टर का हेड है, ठीक है। तो ये जो है ना रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, और इसका हम लोग मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं अभी। अब बच्चों फॉर एग्जांपल इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 न्यूटन, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन। बच्चों ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो और आंसर निकालो। मैं भी आंसर निकालता हूँ आपके साथ साथ। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट। बेटा जो भी आंसर आएगा ना वो आपका रिजल्टेंट होगा। बच्चों 6.40 आंसर आ रहा है, और यही जो है इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है।
अच्छा बच्चों, हमारे पास जो अगला मेथड है ना वो है स्केल ड्राइंग। एक क्वेश्चन है, देयर इज द फोर्स ऑफ 30 न्यूटन्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 60 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट, फाइंड द रिजल्टेंट। अच्छा बच्चों, ये जो डायरेक्शंस होती हैं ना, सच एज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, जो कंपास में शो भी होती है हमें, तो वो ना आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसके बारे में आ सकता है। जिस तरह ये क्वेश्चन स्टेट कर रहा है कि 30 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, 60 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट, तो आप इस तरह इसको, इसलिए आपको ना इन डायरेक्शंस को याद करना चाहिए। ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है और ये साउथ होता है। अच्छा बच्चों, हम लोग स्केल ड्राइंग में करते ही हैं कि हम सपोज करते हैं दैट 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप कोड से देखो, बस आपने परेशानी होना, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो 30 न्यूटन है। 30 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर। अब मैं क्वेश्चन मार्क को जो है ना रिप्लेस करता हूँ और इसकी जगह एक्स लिख देता हूँ। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनको आपस में, 5x इज इक्वल टू 30 न्यूटन, x इज इक्वल टू 30/5, विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ठीक है बच्चों, अब जिस तरह हमने ये सपोज किया हुआ है कि लेट 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इस जो हमने सपोज किया हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम इसी को लेके आगे चलेंगे। 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 60 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, ये हम निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर आप परेशान हो रहे कि 60 न्यूटन कहाँ से आ गया, तो 60 न्यूटन ये लिखा हुआ है। ठीक है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60/5, which is equal to 12 centimeter. It means 12 centimeter is equal to 60 न्यूटन। अब बच्चों, हमने सपोज करने के बाद, हर चीज़ करने के बाद ना, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक ये है और एक ये है। अब हम करेंगे क्या, 30 न्यूटन जो है टुवर्ड्स नॉर्थ जा रही है, हम लोग स्केल पकड़ेंगे। ऑल्दो मेरी ड्राइंग जो है वो इतनी एक्यूरेट नहीं होगी, बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अच्छी ड्राइंग हो। तो हमने सपोज किया था कि 5 न्यूटन जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 न्यूटन्स। तो 30 न्यूटन्स को ना हम लोग 6 सेंटीमीटर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग अभी करते थे रिप्रेजेंट। ये जीरो से शुरू किया मैंने, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब हमने आगे ये डिसाइड किया था 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 न्यूटन। 60 न्यूटन कहाँ पे है, टुवर्ड्स वेस्ट। अब हमने 12 सेंटीमीटर जो है वो ड्रॉ करना है। ये 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है बच्चों, और इसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स वेस्ट है, इसकी टुवर्ड्स नॉर्थ है। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को ये ड्रॉ करके दे देता हूँ। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। ठीक है, और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो हमारा एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हम इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। वो इस तरह करेंगे कि हम लोग हेड टू टेल वाले रूल को फॉलो करेंगे, जो ये कहता है कि टेल ऑफ वन वेक्टर टू द हेड ऑफ अनदर वेक्टर। ठीक है,
although अब एक्यूरेट ड्राइंग नहीं हो रही मेरे से, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो ये डायरेक्शन है हमारे रिजल्टेंट की, टेल ऑफ वन वेक्टर टू द हेड ऑफ अनदर वेक्टर। तो ये हमारे पास जो है ना वो रिजल्टेंट बन जाएगा। अब बच्चों हमने करना क्या है, हमने जो है इस वेक्टर को भी स्केल के थ्रू प्रॉपर मेजरमेंट करके बनाया था, हमने इस वेक्टर को भी प्रॉपर स्केल के साथ मेजर करके बनाया था। अब हमने करना क्या है, हमने सिंपली अपना जो ये स्केल है इसको रखना है, ठीक है, और गिनना शुरू करना है, मेजर करना है कि ये कितना सेंटीमीटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.14। बच्चों मेरी जो ड्राइंग है वो एक्यूरेट नहीं है, बट जो मुझे समझ आ रहा है वो है कि 14 सेंटीमीटर जो है ना बन रहा है। 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, x न्यूटन इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 14 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 70 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है ना रिजल्टेंट निकल आया है। अब इसी को क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग एक और मेथड यूज़ करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था, पाइथागोरस थ्योरम वाला मेथड। तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। रिजल्टेंट इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। जो आंसर आएगा वो रिजल्टेंट होगा। अच्छा बच्चों, मेरे पास जो आंसर आया है ना वो है 67.08, ठीक है, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 70 न्यूटन्स। वो इसलिए मैं इसको ऑलमोस्ट इक्वल्स टू कह रहा हूँ क्योंकि मैं कंप्यूटर के ऊपर ड्राइंग कर रहा हूँ, तो मेरी इतनी एक्यूरेट नहीं बनेगी जितनी आप लोगों की पेपर के ऊपर प्रॉपर स्केल को यूज़ करते हुए बनेगी। ठीक है, आप एक तो स्केल मेथड यूज़ कर लो, स्केल मेथड, उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर लो और चेक करो आपका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। तो बच्चों ये था हमारा मेथड स्केल ड्राइंग वाला। मैं इसको एक बार फिर से गो थ्रू कर देता हूँ आपको। हमने इसमें करना ये होता है कि हमारे पास गिवन होता है कि कितने न्यूटन की फोर्स जो है वो कहाँ एक्ट कर रही है। तो हमने एक स्केल जो है ना वो फिक्स करना होता है, और जो स्केल मैंने फिक्स किया था ना वो मैं ग्रीन हाईलाइटर से मैं आपको हाईलाइट करके दे देता हूँ। ये मैंने जो था ना एक स्केल फिक्स किया था कि लेट 5 न्यूटन रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये मैं स्केल फिक्स किया था, और इसी स्केल को यूज़ करते हुए मैंने 30 न्यूटन को और 60 न्यूटन को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया था। अब जहरी बात है बेटा, अगर मैं ये कह रहा था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो उसका मतलब ये होता कि 60 न्यूटन इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो इतना बड़ा पेज तो होता नहीं मेरे पास, तो मैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करता अपने पेपर के ऊपर। इसलिए आपने स्केल जो है ना वो बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के चूज़ करना है। यही ना हो कि आप इतना स्मॉल स्केल चूज़ करो जिसमें मैंने किया, जिसमें मैं सोच रहा था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर विच मीन्स 60 न्यूटन इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो इस समय तो फिर भाई दो लॉन्ग स्केल चाहिए थे हमें अपनी ड्राइंग बनाने के लिए, जो कि एक फिजिबल ऑप्शन नहीं है। तो आपने स्केल जो है ना बहुत ध्यान से चूज़ करना है। स्केल चूज़ करने के बाद आपने कन्वर्ट करना है अपनी रीडिंग्स को सेंटीमीटर के अंदर, क्योंकि आपके पास स्केल होता है जो आप यूज़ करते हो पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर, तो वो सेंटीमीटर में ही होता है। इसलिए आपने सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना है और एक ड्राइंग बनानी है, और फिर रिजल्टेंट के आपने मेजरमेंट लेनी है, और फिर आपने उसको जो है ना न्यूटन के अंदर कन्वर्ट कर देना है, तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। फिर उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है बच्चों।